फ्रेंड्स, क्लास 12 की आज हम लोग पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहली क्लास में पहला चैप्टर जो हम लोग उठा रहे हैं वो है पार्टनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। ना सिर्फ आईएससी और सीबीएसई बोर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड में किसी आईपीसीसी, सीए फाउंडेशन, सीएमए कहीं भी किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे तो पार्टनरशिप की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। यानी पार्टनरशिप के बगैर हमारी अकाउंटेंसी कंप्लीट नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा बहुत अहम चैप्टर है और बहुत सारे पॉइंट भी हैं इसके अंदर। ठीक है जी, चलिए तो फटाफट हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि मीनिंग क्या होती है पार्टनरशिप की। देखिए, एक बात मैं शुरुआत में ही कह दूं, बता दूं आपको कि जो मीनिंग हम और आप एज ए नॉर्मल आदमी, एज ए लेमैन समझते हैं, उससे उसी मीनिंग को अकाउंट के नज़रिए से समझना पड़ता है। उसी कॉन्सेप्ट को अकाउंट के पॉइंट पे लाके देखना पड़ता है। इन द आई ऑफ अकाउंट समझना पड़ेगा। उनकी निगाह में उसके हिसाब से अकाउंट किस तरह से उसको मीनिंग समझता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझाता है या समझता है, तो उस तरह से सोचना पड़ेगा। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के पर हम लोग काम करते हैं हमको उसी के हिसाब से सोचना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ें, आप क्योंकि मैं पहला अब आज शुरुआत हो रही है, आगे बहुत सारे मीनिंग और कॉन्सेप्ट आएंगे जिसमें आपको उन्हीं के पॉइंट से समझना पड़ेगा। आपने जो सोचा वो ठीक है, वो नॉर्मल मैन के हिसाब से सही है, एक आम आदमी के हिसाब से सही है, लेकिन अकाउंट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से इनको सोचना पड़ता है। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़ोर दे रहा हूँ कि जब भी कोई चैप्टर शुरू हो, कोई भी मीनिंग समझें तो उसके वो अकाउंट के नज़रिए से उसको समझना ज़रूरी हो जाता है। चलिए मैं फटाफट आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, जब मीनिंग और डेफिनेशन की हम लोग बात करेंगे तो पहले एक पॉइंट है कि ये पार्टनरशिप जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है ये कम्स टू एग्जिस्ट क्यों कर कैसे हुआ। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ज़रा सा सुन लीजिए ताकि आपको जहन में ये बात रहे कि हम पार्टनरशिप में कब आते हैं, कैसे आ जाते हैं, पार्टनरशिप फॉर्मेट स्टार्ट कैसे होता है, ये सारी बातें। तो ज़रा मेरे साथ देखिए फटाफट जल्दी से। देखिए, जब आप अपना बिज़नेस शुरू करेंगे, जब भी शुरू करेंगे तो क्या होगा, आप हमेशा जनरली हम लोग देखिए मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जनरली या जो भी बिज़नेसमैन है तो वो हमेशा बड़ा बिज़नेस नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है कि वो एक अकेला आदमी होता है, यानी कि वो ये अकेला खुद है, उसकी इतनी बड़ी कैपिटल होगी, वो एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करेगा और एक सर्टेन एरिया कवर करेगा। ऐसे इस तरह से जब शुरुआत होगी तो अगर आप इस तरह का कुछ बिज़नेस करते हैं, आप अकेले काम करें, छोटी सी कैपिटल लगाएं, छोटा मोटा काम शुरू कर दें, छोटे पैमाने पर काम शुरू करें, तो इस बिज़नेस को हम लोग सोल ट्रेडर फर्म कहते हैं, जिसमें सिंगल ओनर होता है। जब ये काम बड़ा होगा, जब आपको कैपिटल की ज़रूरत लगेगी, जब आपको वर्किंग हैंड चाहिए होंगे, जब आपको बड़ा एरिया कवर करने की बात होती है, तब क्या होता है, तब जब जहाँ पर इस सोल ट्रेडर फर्म की का एरिया ख़त्म होता है, जहाँ पे इनकी सोच ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे ये काम नहीं कर सकते, जब इनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत पड़ती है, तब इनको महसूस होता है तो ये अपने साथ एक और ऐसे ही अपने जैसे बंदे को ये जोड़ लेते हैं। तो जब एक से ये दो लोग हो जाते हैं तब इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग पार्टनरशिप नाम दे देते हैं। बात समझ गए? यानी कि आप अकेले काम शुरू कीजिए, करना शुरू कर, जब वो बढ़ जाए तो जब आपको किसी को साथ मिलाना हो तो तब आपको पार्टनरशिप फॉर्म क्या कहते हैं डेवलप करना पड़ेगा। अब आप 2 ले सकते हैं, आप 3 हो जाएं, आप 4 हो जाएं, इस तरह से आप अपने आप को एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। ठीक, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। और मैक्सिमम में तो बाद में डिस्कस करेंगे मैक्सिमम की क्या मामला, अलग अलग मामला है। तो 2 का होना ज़रूरी है। सिंगल होगा तो सोल ट्रेडर फॉर्म है और एक के साथ 2 हो जाएंगे तो पार्टनरशिप। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में कुछ और पॉइंट भी कवर करने हैं हम लोग को। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या समझाना चाह रहा था कि अगर आप नॉर्मल बिज़नेस करते हैं, अकेले काम करते हैं तो सोल ट्रेडर, और अपने साथ एक और मिला लें, 2 लोग मिलकर बिज़नेस करेंगे तो पार्टनरशिप। ये बड़ी छोटी सी मीनिंग है हो गई। अब इसकी डेफिनेशन को कवर कर लेते हैं या और भी इसके बाकी पहलू कवर करते हैं। चलिए मेरे साथ देखेंगे ज़रा ध्यान से। मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे अपने हिसाब से बना कर रखी हुई है यहाँ पर। तो मेरी डेफिनेशन कहती है व्हेन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा लोग रन अ लीगल बिजनेस, एक लीगल बिजनेस करें। कैसा बिजनेस? लीगल, यानी इलीगल नहीं, लीगल बिजनेस करें टू अर्न प्रॉफिट, और उनके बिजनेस करने का मकसद प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। प्रॉफिट अर्निंग के लिए बिजनेस करें, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए नहीं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के वेलफेयर के लिए नहीं, हमें प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए। ठीक, एंड एग्री टू शेयर अमंग दिस, जो वो ये प्रॉफिट कमाए उसके एग्री करें कि वो आपस में बांटेंगे।
अगर इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं कि हम उसे आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे अमंग देमसेल्व्स, और वो किस रेशियो में शेयर करें इस पे पाबंदी नहीं, शेयर करें ये अहम मुद्दा है, देन इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप, तब हम इसे क्या पार्टनरशिप कहेंगे। तो डेफिनेशन देखिए बड़ी आसान है, बहुत ईजी है। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक लीगल बिजनेस करें और उनके बिजनेस करवाने का जो बिज़नेस करने का मकसद वो प्रॉफिट कमाना हो और कमाए हुए प्रॉफिट को आपस में बांटें या शेयर करें, तब हम इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस संगठन को हम पार्टनरशिप नाम देंगे। मैं ज़ोर दे रहा हूँ 4 पॉइंट पर। 2 लोग होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, लीगल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए, एक एग्रीमेंट हो और शेयर करें। अगर ये 3-4 पॉइंट आपकी डेफिनेशन में कवर कर दिए जाएं, 4 पॉइंट जो मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, तो आप लैंग्वेज को किसी तरह घुमा फिरा के लिख दें, सेम ना लिखें, तो आपकी वो डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी और सारे पॉइंट भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यही इसके फीचर्स भी होते हैं। मैं फीचर भी एक वीडियो डालेंगे, भी फीचर्स की बनाएंगे, तो वो फीचर भी डिस्कस करेंगे। तो मेरी बात समझ में आए कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक लीगल बिजनेस करें और उनके बिजनेस करने का मकसद क्या हो, प्रॉफिट कमाना हो, और वो कमाए हुए प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए राज़ी हो जाएँ, तो आप इसे पार्टनरशिप कर सकते हैं। अगर इसी बात को हम लोग यहाँ देखें तो इन पॉइंट के पॉइंट से ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ एग्रीमेंट की बात नहीं की, यहाँ बांटने की बात नहीं हुई, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव की बात नहीं। अगर ये मोटिव, अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये इन 4-5 पॉइंट पे डिस्कशन करें या इस पर राज़ी हो जाएं या सारे 5 पॉइंट कवर कर लें, तो ये भी फॉर्म जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म बन जाती है। ठीक है, लेकिन शुरुआत तो 2 पार्टनर के जुड़ने से होगी, तो 1 पॉइंट हो गया। अब मैं सारे पॉइंट की अहमियत, इसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस पे एक थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो 2 बात आपको पहला पॉइंट समझ में आएगा, 2 और मोर पर्सन। अगर सिंगल हो जाएगा तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगी, तो कम से कम 2 पार्टनर का होना ज़रूरी है किसी पार्टनरशिप फॉर्म में, समझ गए। यानी कि 2 वर्ड्स जो हमारा देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 1 होते ही ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगी, इसमें कोई भी टर्म आप हटा देंगे तो वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगी। ठीक, दूसरा पॉइंट, लीगल बिजनेस की मैं बात करता हूँ। आप इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चला सकते, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं कर सकते। आप मेरे एग्जाम्पल सुनिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मान लीजिए आप एक लखनऊ में हैं, तो पॉलीथीन का बिज़नेस कर रहे हैं। अभी आपकी स्टेट गवर्नमेंट, योगी सरकार कह दे कि अब आज 1 जून से या 1 जुलाई से या नेक्स्ट ईयर से स्टेट में कोई पॉलीथीन का बिज़नेस नहीं करेगा, ना फैक्ट्री चलेगी, ना रिटेलर होंगे, ना होलसेलर होंगे, सारे के सारे उसको बैन कर दे। तो जो फर्म, पार्टनरशिप फर्म्स पॉलीथीन का बिज़नेस रन कर रही होंगे, उनको उसी इमीडिएट उस टाइम तक, यानी कि उस टाइम के बाद जैसे वो बैन लगेगा, आपको फर्म डिसॉल्व करना पड़ जाएगा। यानी कि आपका बिज़नेस अब पहले तो लीगल था, अब वो इलीगल कर दिया गया और इलीगल करार दे दिया गया। इसका मतलब ये कि अब आप पार्टनरशिप फर्म उस फॉर्म में रन नहीं कर सकते। तो इलीगल बिज़नेस का होना ज़रूरी है, ठीक है। और इलीगल बिज़नेस होगा तो आप बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक। तीसरा पॉइंट अर्न प्रॉफिट। देखिए, अर्न प्रॉफिट का मतलब ये है कि हर साल प्रॉफिट कमाए, मेरा ऐसा कोई मामला नहीं है। प्रॉफिट कमाना मोटिव होना चाहिए। आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, यानी प्रॉफिट के लिए काम किया जाए, ऐसा कुछ। चलिए, मैं इस पर एक थोड़ा सा आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप ध्यान सुने, बहुत जगह काम भी आएगा वो डायग्राम। इस पॉइंट को मैं नोटिस, अर्न प्रॉफिट का मतलब क्या हो सकता है, ज़रा देखेंगे मेरे साथ यहाँ पर। देखिए, ये आपका एक बिज़नेस है और इस बिज़नेस को में कितने लोग होते हैं। सबसे पहले इसमें ओनर होते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पार्टनर कहेंगे, ठीक है। फिर कुछ इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर जिसमें आपका बैंक हो सकता है जिसने आपको कर्ज दिया, या मनी लेंडर्स हो सकते हैं। फिर इसमें कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, अच्छा। फिर उसके बाद इसमें एक मैनेजमेंट आपका होगा, फिर इसके साथ आपके पास कुछ कस्टमर्स होंगे, आपके बिज़नेस साथ जो जुड़ेंगे, और कुछ आपके बिज़नेस सप्लायर्स भी आपके होंगे जो आपको माल बेचते हैं, उनको सप्लायर कहते हैं, या जिनसे आप माल खरीदते हैं। फिर आपकी गवर्नमेंट होगी, और फाइनली आपकी सोसाइटी। तो कुल मिला के ये 8 ग्रुप ऑफ पर्सनस होते हैं, है ना। ये सोसाइटी के इतने सारे पॉइंट हो गए। यानी अगर आप एक बिज़नेस रन करेंगे तो इतने लोगों आपके साथ जुड़ेंगे और वो अफेक्टेड होंगे,
ठीक है। चलिए मैं एक एक की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ। मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ कि अर्न प्रॉफिट का इतना ज़ोर क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी फर्म ये बिज़नेस प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो ओनर को उसका शेयर नहीं मिलेगा, यानी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसलिए वो सफ़र करेंगे। जब आप प्रॉफिट में नहीं होंगे, आपका बिज़नेस प्रॉफिट नहीं कमाएगा, लॉस में जाएगा, तो इन्वेस्टर को उनका इंटरेस्ट वक्त पर नहीं मिलेगा, सफिशिएंट नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम में रहेंगे, इनके पैसे डूबने की चांसेस बढ़ेंगे, यानी ये भी सफ़र करेंगे। ठीक है। जब आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा या प्रॉफिट मोटिव नहीं रखेंगे, तो आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी, बोनस, कमीशन, इंसेंटिव, उनकी लीव्स ये प्रॉपर और सफिशिएंट नहीं दे पाएंगे, उनको उनके मेहनताना उनके हक के दाने बराबर नहीं मिल पाएंगे, इसलिए ये भी नुकसान में रहेंगे। ठीक है। और जब आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा तो आप अपने कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, बेस्ट टाइम पर से नहीं दे पाएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम में रहेंगे। इनको क्रेडिट नहीं दे पाएंगे, तो इनको भी बहुत जब आपके कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा। या जब आप प्रॉफिट में नहीं होंगे तो आप कस्टमर्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन नहीं दे पाएंगे, यानी ये भी नुकसान में रहेंगे। जब बिज़नेस प्रॉफिट में नहीं चलेगा, आप अपने सप्लायर को माल ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे, उनको वक्त पे पैसा नहीं लौटा पाएंगे, तो उनका पैसा ब्लॉक करते रहेंगे, तो वो भी बेचारे नुकसान में रहेंगे। ठीक है। जब आपका बिज़नेस प्रॉफिट में नहीं होगा तो गवर्नमेंट को आप टैक्सेस भी नहीं देंगे। जब इतने लोग और सोसाइटी भी के लिए भी वो हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि जिससे सबको नुकसान हो रहा था, सोसाइटी में ये सब लोग होता था, आपकी सोसाइटी भी कहीं ना कहीं नुकसान में ही रहेगी। और मैनेजमेंट की जब सब नुकसान में हो तो मैनेजमेंट के पास भी करने के लिए कुछ खास नहीं होगा। तो देखा तो मतलब ये हुआ कि जब 8 लोग एक बिज़नेस से नुकसान में हो रहे हो तो बेहतर ये है कि इसको बंद कर दीजिए, ना चलाइए। अगर ये प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे तो आप मत कीजिए। समझ रहे बात? ये प्रॉफिट कमाएंगे तो सबका भला होगा, सबको पैसे मिलेंगे, सब खुशहाल रहेंगे, तो इसलिए प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो अब दूसरा पॉइंट मेरे साथ यहाँ जोड़िए। अगर 1-2 साल लॉस हो जाए, कभी बिजनेस का पार्ट है कि 1 साल प्रॉफिट हो गया, अगले साल लॉस हो गया, तो ये प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर क्या हो जाए कि कंटिन्यूसली लॉस हो रहा हो तो इसे बंद कर देना बेहतर होगा। कंटिन्यूसली लॉस, ये भी हमारे जब हम लोग डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ भी इसका जिक्र किया जाएगा। तो मेरा पॉइंट एक क्लियर हुआ यहाँ से। क्या क्लियर हुआ? कि ये जो आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव होगा तो सबको आप पैसे देंगे। जब भाई मेरा पेट भरा होगा तो हम सबको दिल खोल के बांटेंगे, इसलिए मामला प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, सबका फ़ायदा हो, सब खुशहाल रहें, इसलिए। ठीक है। और अगर कंटिन्यूस लॉस होता है, 1, 2, 3, 4, 5 साल लगातार लॉस हो, तो फिर बिज़नेस को बंद कर देना ही चाहिए। इसलिए प्रॉफिट कमाना एक बड़ा मुद्दा है पार्टनरशिप फर्म में। एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट होगा तो ही बात बनेगी। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट अमंग, इसकी भी हम एक इंपॉर्टेंस की एक निगाह डाल लें, ज़रा देखें, मेरे साथ बात समझें और ध्यान दें इन सब बातों का। इसका कहीं ना कहीं वजह बन जाती है, कुछ ना कुछ मीनिंग बन जाती है। तो एक इनकम टैक्स एक्ट हिंदुस्तान में इम्पोज किया गया था 1961। ये एक रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करता है इनकम पे। ठीक है। तो इस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्सन है जिसको इन्होंने ये फर्म कहते हैं, और ये कौन सी फर्म? ऐसी फर्म को पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को ये फर्म तब कहते हैं, या किसी भी पार्टनरशिप फर्म को फर्म का स्टेटस तब देंगे जब इस पार्टनरशिप के पास अपनी पार्टनरशिप डीड हो, यानी कि एग्रीमेंट हो, और उस डीड में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्लियरली लिखा जाए। आप समझे बात है? एक एक्ट हिंदुस्तान का रेवेन्यू कलेक्ट का बहुत बड़ा एक्ट है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यह टैक्स आपको सबको देना पड़ेगा इनकम। उस एक्ट ने किसी भी फर्म को पार्टनरशिप फर्म का स्टेटस तब वो देगा जब उसकी पार्टनरशिप डीड में पीएल रेशियो लिखा हो। पीएल रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने का रेशियो, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखें तो ये एक्ट भी किस पे जोर दे रहा है? बांटने पे जोर दे रहा है। जब तक बांटेंगे नहीं, हम आपको फर्म का स्टेटस नहीं देंगे। आपकी पार्टनरशिप फर्म को हम फर्म नहीं बोलेंगे, कोई और नाम दे देंगे, लेकिन फर्म तब बोलेंगे जब पार्टनरशिप फर्म को फर्म तब कहा जाएगा जब आपके पास एक डीड हो और डीड में रेशियो क्लियरली लिखा जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझे मेरी बात कि बांटना एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर हम अपनी डेफिनेशन में ये 4-5 पॉइंट को कवर कर लेते हैं तो हमारी वो डेफिनेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है। बात समझ गए मेरी? अच्छा, अब ये तो हो गई मीनिंग, क्लियर हो गई। अब फिर से क्लियर कर लें। व्हेन 2 or more पर्सन रन अ लीगल बिजनेस, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक लीगल बिजनेस रन करें, टू अर्न प्रॉफिट कमाने के लिए करें, एंड एग्री टू शेयर अमंग दिस, और राज़ी हों, इस बात पे एग्रीमेंट करें कि आपस में उसे शेयर करेंगे।
देन इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप, तब आप इसे पार्टनरशिप कहेंगे। अब एक छोटा सा मैं पॉइंट बता दूं कि हम इस पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, इस चैप्टर में इसमें क्या क्या हम लोग सीखेंगे। ये बहुत अच्छा सा पॉइंट होता है मेरा, ज़रा देखें मेरे साथ यहाँ पर। हम लोग जो सिलेबस कवर करेंगे वो क्या क्या होगा, हम इसमें क्या क्या चैप्टर कवर करने वाले हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं, बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप में सबसे पहले फंडामेंटल पढ़ेंगे, ठीक। फंडामेंटल में हम लोग डिस्कशन किया जाएगा या डिस्कशन करेंगे, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग डिस्कस होता है या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रॉफिट को बांटना सिखाया जाता है। इस प्रॉफिट किस तरह बांटा जाता है, इससे पूरा चैप्टर है, 70-80 सवाल लगे होंगे, वो सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर बारी आएगी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन पढ़ लेंगे हम लोग। इसमें क्या होगा, एक ए साहब होंगे और एक बी, ये लोग पहले से एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे होंगे और अपने साथ किसी तीसरे पार्टनर को ऐड करेंगे, इसको क्या कहा जाएगा, एडमिशन कहा जाएगा, ठीक बात। चलिए और कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग, इसमें हम लोग एक रिटायरमेंट एक चैप्टर पढ़ेंगे, रिटायरमेंट। इसमें क्या होगा कि एक ए साहब होंगे, एक बी साहब होंगे, एक सी, ये तीनों एक मिलके पार्टनरशिप फर्म चला रहे होंगे और कोई एक पार्टनर इवन बी भी यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, फर्म छोड़कर बाहर चला जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट। 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं और वो फर्म से रिटायर्ड हो जाएंगे, छोड़ देंगे, बचा कोई भी हो, अगर वो छोड़ के चला जाता है, फर्म छोड़ देता है, निकल जाता है बाहर, उसे रिटायरमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डेथ पढ़ेंगे। डेथ में क्या पढ़ेंगे, एक ए साहब होंगे, एक बी साहब होंगे, एक सी साहब होंगे और इनमें से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी और वो ऊपर निकल लेंगे, इसे डेथ कहा जाएगा। और फाइनली एक पे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इसी में, डिसोल्यूशन। उसमें क्या होगा, एक ए साहब होंगे, एक बी साहब होंगे और एक सी साहब होंगे, इनकी पूरी पार्टनरशिप फर्म होगी और ये पूरी फर्म बंद कर दी जाएगी, इसको डिसोल्यूशन कहेंगे। यानी कुल मिला के 5 बड़े चैप्टर पढ़ने हैं हम लोग को, सब में 150-150 सवाल हैं करीब करीब, बड़ा सेगमेंट है, आपकी पूरी एक किताब इस पे है, मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मीनिंग के बाद हमको ये समझना है कि हमें क्या क्या पढ़ने वाला है ये बात, ठीक है। और फिर बाकी सारी बात फिर फर्दर डिस्कस होगी हम लोग के लिए, ओके। तो समझ में आ गया मीनिंग कैसे होती है। नेक्स्ट